गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत की एडवाइजरी, नागरिक ईरान इजराइल न जाएं, दावा इरान 2 दिन में इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका बोला चीन सऊदी टकराव रुकवाएं। जी हां दोस्तों, ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत समेत 5 देशों ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत ने शुक्रवार शाम को ट्रेवल एडवाइजरी में कहा कि सभी भारतीय नागरिक अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान या इजराइल में रहने वाले भारतीय वहां के दूतावासों से फौरन संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी से अब गुंडे कर रहे हैं पलायन, मुरादाबाद में गरजे अमित शाह। जी हां दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यूपी में माफिया राज अब खत्म हो गया है। यहां आज गुंडे पलायन कर रहे हैं। विपक्ष देश को बांटने का काम कर रहा है। यूपी में विकास के कई काम हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मुरादाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार। भारत में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ स्वतंत्रता और सम्मानता, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है तो दूसरी तरफ आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई को के कविता की 15 अप्रैल तक रिमांड मिली। शराब नीति केस में कल तिहाड़ से गिरफ्तारी हुई थी। केजरीवाल भी इसी मामले में जेल में है। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की रावेज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा है। सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़े साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर दोस्तों, के कविता के वकील ने सीबीआई के इस एक्शन को अवैध बताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अखिलेश यादव का यूपी में समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह बोले कोई कंडीशन नहीं। जी हां दोस्तों, जेल से निकलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ऐसी संकट की घड़ी में जब दिल्ली के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। यूपी में किसी सीट की मांग नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं। साथ देने के लिए कोई कंडीशन भी नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए। नैतिकता की बात तो बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। चुन चुनकर देश के बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की। कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता हूं। हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। याचिका में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई अब 20 अप्रैल को होने वाली है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनीष सिसोदिया शराब निधि घोटाले केस में तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव बोले भाजपा की गारंटी नहीं घंटी है। किसानों पर थार चढ़ाने वालों को टिकट दिया। चुनाव ऐलान के बाद पीलीभीत में की पहली रैली। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव ऐलान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पीलीभीत में पहली चुनावी रैली की। उन्होंने भाजपा के गारंटी कैंपेन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपको इनकी गारंटी याद है, इन्होंने कोरोना काल में थाली और ताली बजवाई, उसी तरह इनकी गारंटी नहीं घंटी है। जो गारंटी देते फिरते हैं, उनकी सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। युवा जानते होंगे कि परीक्षा क्यों रद्द हुई। 1 2 नहीं, 9 या 10 पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े। जो लोग दिल्ली नहीं जा पाए, उन्होंने पीली
की भीत में रहकर भी काले कानून का विरोध किया था, लेकिन भाजपा ने उन लोगों को सम्मान दिया जिन्होंने किसानों पर थार गाड़ी चढ़ा दी थी। थार चढ़ाने वालों को भाजपा ने फिर से टिकट दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। साइबर क्राइम की रैंकिंग, भारत 10वें पायदान पर, टॉप पर रूस, तीसरे पर चीन। फ्रॉड क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी के मामले में आधार पर लिस्ट है कंपनी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। इसमें एडवांस्ड फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे आम क्राइम बताया गया है। एक्सपर्ट्स ने वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है। इसमें 100 देशों को शामिल किया गया है। टॉप पर रूस, दूसरे पर यूक्रेन और तीसरे पायदान पर चाइना है। अमेरिका चौथे स्थान पर रहा। रिपोर्ट में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सता रहा डर, कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। जी हां दोस्तों, अब मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी जान का खतरा सता रहा है। कासगंज जेल में अब्बास को डर लग रहा है। अब्बास ने सीजेएम गाजीपुर की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। 6 अप्रैल को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जताई। जमीन हड़पने के मामले में सीजेएम कोर्ट में अब्बास के खिलाफ केस चल रहा है। अब्बास अंसारी ने वकील लियाकत अली के जरिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। दरअसल दोस्तों, अब्बास अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि थाना कोतवाली गाजीपुर में अब्बास अंसारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। सीजेएम कोर्ट में वर्चुअली पेशी में अब्बास अंसारी पेश हुए थे। पेशी के दौरान अब्बास अंसारी ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक रूप से सीजेएम को बताया कि जेल में उनकी जान को खतरा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईशान किशन की बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और रणजी ट्रॉफी कंट्रोवर्सी। खिलाड़ी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी, बोले कई चीजें खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होती। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने पर बात रखी है। गुरुवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभ्यास कर रहा था। जब मैंने खेल से थोड़ा खुद के लिए वक्त निकाला तो लोग बहुत बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर कई बातें आई, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि कई चीजें खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होती। आरसीबी के खिलाफ मैच में ईशान किशन ने मुंबई की ओर से 69 रन की पारी खेली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। विनेश फोगाट बोली, डोप में फंसाने की साजिश, कोच फिजियो को मान्यता नहीं, ओलंपिक में खेलने से रोकने का प्रयास। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर भारत सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा खुलासा किया। विनेश ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर साजिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिला के ना पिला दें। विनेश ने कहा कि 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार सभी से मेरे कोच और फिजियो की एग्रीडेशन यानी कि मान्यता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। मान्यता के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन में जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत पे के को फाउंडर ने फिनटेक सेक्टर में दोबारा कदम रखा। जीरो पे लाए अश्नीर ग्रोवर। 5 लाख तक का इंस्टेंट प्री अप्रूवल मेडिकल लोन प्रोवाइड कराता है यह ऐप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत पे के को फाउंडर और दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर ने मेडिकल लोन ऐप जीरो पे के साथ फिनटेक सेक्टर में दूसरी बार एंट्री कर ली है। गूगल प्ले स्टोर लिस्टिंग के अनुसार जीरो पे को थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है, जो 3, 6, 9 और 12 महीने के ड्यूरेशन पर लोन प्रोवाइड कराता है। जीरो पे ने लोन देने के लिए दिल्ली बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC मुकुट फिनवेस्ट के साथ पार्टनरशिप की है, जो 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट प्री अप्रूवल मेडिकल लोन प्रोवाइड कराता है। हालांकि यह सर्विस खासतौर पर पार्टनरशिप वाले हॉस्पिटल्स में ही मिलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर बोले, यूसीसी की जरूरत नहीं, संविधान में हर धर्म को मानने की परमिशन है। बीजेपी भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं मानती। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस लीडर डॉक्टर जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि हमारा संविधान देश के हर नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। उन्होंने आगे कहा कि जहां लोकतंत्र हो वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जैसे कानून को लागू करने की कोई जरूरत नहीं। एजेंसी के मुताबिक परमेश्वर ने कहा कि भारत में रहने वाले लोगों को हमारा संविधान किसी भी धर्म का पालन करने का मौका देता है। सरकार ने लोगों को इसकी परमिशन भी दी है। लोग यहीं पैदा हुए हैं, पले बड़े, उनका देहांत भी यहीं हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केंद्रीय सूचना आयोग का चुनाव आयोग को नोटिस। ईवीएम वीवीपैट से जुड़े आरटीआई आवेदन पर जवाब नहीं दिया था। सूचना आयुक्त बोले, ये कानून का उल्लंघन है।
जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। CIC ने चुनाव आयोग पर कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा। दरअसल दोस्तों, देश के कुछ एमिनेट पर्सनैलिटीज ने एक RTI लगाई थी, जिसमें चुनाव के दौरान EVM और VVPAT मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था। आयोग ने 30 दिन बीत जाने के बाद भी इस RTI का जवाब नहीं दिया। सीनियर अधिकारियों ने पहली अपील भी नहीं सुनी, जिस पर CIC ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, जाने इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 793 अंक गिरकर 74,254 पर बंद। निफ्टी भी 234 अंक लुढ़का। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 12 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 793 अंक की गिरावट के साथ 74,244 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी आज 234 अंकों की गिरावट रही। ये 22,519 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही और सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज डिविस लेबोरेटरी, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सन फार्मा, मारुति सुजुकी और पावर ग्रिड रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोना पहली बार 73,000 के पार निकला। साल 2024 में 9,872 रुपए बढ़े दाम। चांदी 83,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमत पहली बार 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हो गई है। शुक्रवार को इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को सोना 10 ग्राम सोना 1,351 रुपए महंगा होकर 73,174 रुपए का हो गया। वहीं दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी का भाव 1,476 रुपए बढ़कर 83,819 रुपए हो गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इनके दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। इनमें MP, UP के 39 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। हीट वेव को लेकर प्रधानमंत्री की मीटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार, राजस्थान समेत 14 राज्यों में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा समेत 26 जिलों में कहीं आंधी, कहीं बारिश तो कहीं ओले का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 13 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आज 9 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कनाडा ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन से भारतीय स्टाफ को हटाया। कहा, भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स हटाए थे, इसलिए लिया फैसला। जी हां दोस्तों, कनाडा ने भारत में मौजूद अपने डिप्लोमेटिक मिशन से कई भारतीय स्टाफ को हटा दिया है। इसके अलावा मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में मौजूदा कनाडा के कॉन्सुलेट से सभी कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। कनाडाई हाई कमीशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि यह फैसला भारत की तरफ से कनाडाई डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद लिया गया। दरअसल दोस्तों, पिछले साल भारत ने कनाडा से उनके 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को कहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या बराबर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अगर बाबा साहेब अंबेडकर भी खुद आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं कर सकते, बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में हुए ऐलान को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल देश के परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं जो भारत को शक्तिहीन करना चाहते हैं। आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी बोले, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा। कहा, कुछ लोग मुगलों की तरह सावन नवरात्रि में मटन का वीडियो डालकर चिढ़ाते हैं। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लालू परिवार पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी करते हैं। देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता, ना ही ये मोदी किसी को रोकता है। ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। नवरात्रि में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों को मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में 2 आरोपी बंगाल से हुए गिरफ्तार। शाजीब ने आईईडी रखी थी, ताहा ने बनाया था प्लान, कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन साजीब है। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को शाजीब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मार्च में रिटेल महंगाई घटकर 4.85% हुई, फरवरी में 5.09% रही थी। खाने पीने के सामान की कीमतें घटी। जी हां दोस्तों, रिटेल महंगाई मार्च 2024 में घटकर 4.85% पर आ गई है। इससे पहले फरवरी 2024 में महंगाई 5.09% रही थी। मार्च में खाने पीने के सामान की कीमतें घटी है। आरबीआई की महंगाई को लेकर रेंज 2% से 6% है। आदर्श स्थिति में आरबीआई चाहता है कि रिटेल महंगाई 4% पर ही बनी रहे। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सलमान के घर पहुंचे रणवीर और आलिया, कई सालों से बंद थी बात, ईद के मौके पर दूर हुई कड़वाहट। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की एक तस्वीर वायरल हो रही है। खबरों के मुताबिक रणवीर और आलिया को गैलेक्सी अपार्टमेंट में जाते देखा गया। इस अपार्टमेंट में सलमान खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। तस्वीरों में सलमान रणवीर आलिया के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके एक करीबी ने दावा किया है कि रणवीर और आलिया सलमान से मिलने गए थे। दोस्तों आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही अनंत अंबानी की बर्थडे पार्टी में सलमान फिल्म एनिमल का गाना गाते हुए देखे गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे हुए घोषित। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट प्रॉफिट 9% बढ़कर 12,434 करोड़ रहा। प्रति शेयर 28 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी देगी कंपनी। जी हां दोस्तों, आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी ने आज यानी कि 12 अप्रैल को क्वार्टर 4 ईयर 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। जनवरी मार्च तिमाही में टीसीएस का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 9% बढ़कर 12,434 करोड़ रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11,392 करोड़ रुपए रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बड़े मियां छोटे मियां ने पहले दिन 15.50 करोड़ कमाए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 36.33 करोड़, मैदान काफी पीछे, सिर्फ 4.5 करोड़ रही ओपनिंग। जी हां दोस्तों, बड़े मियां छोटे मियां ने पहले दिन 15.5 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन किया। पूरी दुनिया भर में फिल्म ने 36.33 करोड़ का बिजनेस किया। इसके अलावा अजय देवगन की फिल्म मैदान ने 4.5 करोड़ रुपए का फर्स्ट डे कलेक्शन किया। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.70 करोड़ रुपए रहा। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि मैदान एक दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल की शाम को लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म ने 10 अप्रैल को 2.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोनों फिल्मों को ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिक्स्ड रेस्पॉन्स मिलता दिख रहा है, लेकिन बड़े मियां छोटे मियां ने बड़े मार्जिन से मैदान को पीछे कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सेना ने 17,000 फीट पर किया शक्ति प्रदर्शन। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की ट्रेनिंग की। एक मिसाइल एक टैंक का लक्ष्य हासिल। जी हां दोस्तों, सिक्किम में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया, जिसमें से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया। पूर्वोत्तर के इस राज्य की सीमा चीन से लगती है। त्रिशक्ति कोर ने युद्धाभ्यास का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल चीन की ओर आग के गोले उगल रहा है। प्रदर्शन में एक मिसाइल एक टैंक के लक्ष्य को हासिल किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गद्दे की दुकान में बंधक बनाए गए 37 चीनी टूरिस्ट सामान नहीं खरीद रहे थे। टूर गाइड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। जी हां दोस्तों, चीन में एक गद्दे की दुकान पर 37 टूरिस्ट को बंधक बना लिया गया। उन्होंने दुकान से कुछ नहीं खरीदा था। इसके बाद गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और कई घंटों तक उन्हें शॉप से निकलने नहीं दिया गया। हालांकि टूरिस्ट कब और कैसे दुकान से बाहर आए, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल दोस्तों घटना 26 मार्च 2024 को यूनान प्रांत के शिंगुबना शहर में हुई। हालांकि इससे जुड़े फोटो वीडियो अब चीनी सोशल मीडिया साइट्स वीवो पर वायरल हो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने दुकान को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। साथ ही पर्यटकों को दुकान में लाने वाले टूर गाइड पर 1,18,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फरवरी महीना कितने सालों के अंतराल के बाद 29 दिन का होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि फरवरी महीना कितने सालों के अंतराल के बाद 29 दिन का होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।